हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम टू आवर चैनल टीचिंग एग्जाम्स। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सी टेट फरवरी 2014 के मैथ्स के 30 क्वेश्चंस की, जो कि होंगे प्राइमरी लेवल के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी वर्ग का परिमाप 20 सेंटीमीटर है। एक आयत की चौड़ाई इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है और लंबाई इसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में हमें ज्ञात करना है। तो वर्ग का परिमाप दे रखा है 20 सेंटीमीटर। वर्ग का परिमाप होता है 4a इक्वल टू 20। तो 4 एकम 4, 4 5 20, तो a बराबर 5, यानी वर्ग की एक भुजा होगी 5। हमें यहाँ पर बता रखा है आयत की चौड़ाई इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है। तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। तो लंबाई और चौड़ाई बराबर होगी, और यहाँ कहा जा रहा है आयत की चौड़ाई वर्ग की चौड़ाई के बराबर है, यानी कि जो आयत की चौड़ाई है b, उसको वो वर्ग के चौड़ाई के बराबर है, यानी कि 5। तो b बराबर 5, और लंबाई इसकी चौड़ाई की 2 गुनी है, यानी कि जो लंबाई है आयत की वो आयत की चौड़ाई के 2 गुनी है। तो 2 गुणे 5, तो लंबाई होगी 10। तो आयत की चौड़ाई है 5 और लंबाई 2 गुनी है, तो 2 गुणी 5 यानी 10, ठीक है। फिर कहा जा रहा है आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई है 10, चौड़ाई है 5, 10 गुणे 5 यानी 50। तो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी आयताकार बक्से ए की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, तथा बक्से बी की 18 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। बक्सा ए का आयतन बक्सा बी के आयतन का कितना गुना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए जहां बक्सा ए का आयतन बक्सा बी के आयतन का, तो ए का जो आयतन है वो ऊपर रखा जाएगा और बी का आयतन जो है वो नीचे रखा जाएगा। तो ए के आंतरिक लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लिख लेते हैं 20 गुणे 18 गुणे 15, ये ए का है, ठीक है। तो अपॉन में बी का आयतन देख लेते हैं 18 गुणे 5। यहाँ हमेशा ये याद रखिएगा कि सेंटीमीटर में दे रखे हैं सब तो ठीक है, वरना सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है या मीटर को सेंटीमीटर में, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। यहाँ सब सेंटीमीटर में दे रखे हैं तो हमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको कैंसिल कर लेते हैं। 18 से 18 कैंसिल, 5 एकम 5, 5 तियाँ 15, 3 एकम 3, 3 चक्कू 12, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, यानी 5/1। ए बटा बी बराबर 5/1, यानी पूछा जा रहा है ए का आयतन बी के आयतन का कितना गुना है। तो ए का आयतन जो है वो बी के आयतन से 5 गुना है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा, 5 गुना। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है। नंबर 1, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 10 सेंटीमीटर लंबाई और 0.1 मीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल। नंबर 2, 1 मीटर 5 सेंटीमीटर बराबर होता है 1.5 मीटर के। नंबर 3, 0.40 और 0.4 समान है। नंबर 4, 3/4 रुपया 0.75 रुपया। तो 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर, यानी भुजा कितनी दे रखी है 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, और बराबर किसके होना चाहिए 10 सेंटीमीटर लंबाई और 0.1 मीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। यहाँ पर लंबाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई दे रखी है 0.1 मीटर। मीटर को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि देखिए भुजा वर्ग वाले में भी सेंटीमीटर है और जो आयत की लंबाई है वो भी सेंटीमीटर में है, तो हमें चौड़ाई को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो 0.1 को जब हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। जब 100 से इसे गुणा करेंगे, यहाँ देखिए 0.1 को जब हम 100 से गुणा कर देंगे तो पॉइंट यहाँ से कैंसिल, यहाँ पे 1 0 बढ़ाया, 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ पर बचा 10, और यहाँ पर लंबाई कितनी थी 10, तो लंबाई गुणे चौड़ाई 10 गुणे 10, तो कितना हो गया 100, यानी 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा 100, और 10 सेंटीमीटर लंबाई और 0.1 मीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल भी होगा 100, जो कि बराबर है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। 1 मीटर 5 सेंटीमीटर बराबर 1.5 मीटर होता है कि नहीं, देखते हैं। हमें यहाँ पर मीटर के इक्वल दिखाना है। 1 मीटर प्लस
5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 5 सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो अपॉन में 100 करेंगे। तो 2 जीरो यहाँ से जब हटाएंगे तो 2 डिजिट के बाद यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, तो 0 बढ़ाया, पॉइंट लगाया, और जब इसे हम जोड़ेंगे तो आएगा 1.05, और यहाँ पर दे रखा, और वो भी मीटर में, ठीक है, और यहाँ दे रखा है 1.5, तो ये हमारा ऑप्शन 2 गलत होगा। इसको 0.40 और 0.4 समान है तो सही है। 3/4 रुपया 0.75 रुपया होता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा गलत होगा, और हमें यही बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन 2 हमारा सही नहीं है, 1.05 होना चाहिए, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक संतरे का मूल्य 5.5 रुपया तथा 1 किलोग्राम सेब का मूल्य 80 रुपया है, तो 1.5 दर्जन संतरे तथा 1 और 3/4 किलोग्राम सेब का मूल्य क्या होगा। तो एक संतरे का मूल्य 5.5 रुपया है, और यहाँ पर 1.5 दर्जन संतरे का पूछा जा रहा है। 1.5 दर्जन यानी 1 और आधा, 1 दर्जन होता है 12, आधा दर्जन यानी 6, 12 6 18, यानी एक संतरे का मूल्य है 5.5 रुपया, 5.50, तो 18 संतरे का मूल्य होगा, तो 18 गुणे 5.50, तो आ जाएगा 99 रुपये। अब बात करते हैं 1 और 3/4 किलोग्राम सेब का मूल्य क्या होगा। तो 1 और 3/4, ठीक है, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो 1 किलोग्राम सेब का मूल्य है 80 रुपये, तो 1 + 3/4 का मूल्य क्या होगा, यानी 1 और 3/4। तो 1 किलोग्राम का मूल्य लिख लेते हैं 80 रुपये, प्लस 3/4 यानी 3/4 का मूल्य भी 80 रुपये से गुणा कर देते हैं। तो अब देखते हैं इसका आंसर। इसका याद रखिएगा, 1.5 दर्जन संतरे का मूल्य है 99 रुपये। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो 80 एकम 80, 3/4, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 यानी 60, ठीक है। तो 80 और 60 हो जाएगा 140 रुपये, ठीक है। तो 1.5 दर्जन संतरे का मूल्य होगा 99 रुपये, और 1 और 3/4 किलोग्राम सेब का मूल्य होगा 140 रुपये, और हमें जोड़ देना है इसे। 9 और 4 13, 1 1 2 239 रुपये। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा, 239 रुपये। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में यह उल्लेख किया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यहाँ महत्वाकांक्षी से तात्पर्य निम्नलिखित में से किसकी उपलब्धि है। नंबर 1, गणित के संकीर्ण उद्देश्य की। नंबर 2, गणित को अन्य विषयों से जोड़ने की। नंबर 3, गणित के अनुप्रयोग की। या फिर नंबर 4, गणित के उच्च उद्देश्यों की। तो एनसीएफ 2005 में यह उल्लेख किया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यहाँ महत्वाकांक्षी से तात्पर्य होगा गणित के उच्च उद्देश्यों की। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। फ्रेंड्स, गणित की जो पेडागॉजी है उसको सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप उसके क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कक्षा 2 में सम संख्या और विषम संख्या की संकल्पना का परिचय मूर्त वस्तुओं की दी गई संख्या के साथ युगलन के क्रियाकलाप द्वारा दिया गया। इसके पश्चात शिक्षिका ने छात्रों से यह जांच करने के लिए कहा कि वे यह देखें कि नंबर 1, रंगों की डिब्बी में क्रेयॉनों की कुल संख्या सम है अथवा विषम। नंबर 2, उनकी गणित की कॉपी में कागजों की सम अथवा विषम संख्या। क्रेयॉनों या पेजों की सम अथवा विषम ज्ञात करने का यह कार्य नंबर 1, अधिगम के लिए मूल्यांकन है। नंबर 2, अधिगम के रूप में मूल्यांकन है। नंबर 3, अधिगम के अंत में मूल्यांकन है। या फिर नंबर 4, अधिगम का मूल्यांकन है। तो रंगों की डिब्बों में क्रेयॉनों की कुल संख्या सम है अथवा विषम, गणित की कॉपी में कागजों की संख्या सम है अथवा विषम, तो यह ज्ञात करने का जो कार्य होगा वो अधिगम के लिए मूल्यांकन होगा। तो ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कक्षा 2 में व्यवकलन यानी कि जो घटाने के प्रचालन की व्याख्या करने के पश्चात शिक्षक ने श्याम पट्ट पर नीचे दिया गया चित्र खींचा और बच्चों से रिक्त वृत्तों को भरने के लिए कहा। तो इस अभ्यास का उद्देश्य क्या होगा। नंबर 1, संकलन और व्यवकलन की कुशलता को प्रबल करना। नंबर 2, संकलित मूल्यांकन। नंबर 3, छात्रों के लिए मजेदार क्रियाकलाप की व्यवस्था करना। या फिर नंबर 4, मस्तिष्क का गणितीकरण।
तो कक्षा 2 में व्यवकलन के प्रचालन की व्याख्या करने के पश्चात शिक्षक ने श्याम पट्ट पर ये चित्र खींचा और बच्चों से रिक्त वृत्तों को भरने के लिए कहा। बच्चे जब इन रिक्त वृत्तों को भरेंगे तो 10 में से 1 घटाकर 10 में 2 जोड़कर, तो यह करने का उद्देश्य जो होगा वो होगा संकलन और व्यवकलन की कुशलता को प्रबल करना, यानी कि प्लस जोड़ना और घटाना, इसकी कुशलता को प्रबल करना। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में कुल कितने आयत हैं? उपरोक्त प्रश्न जांच कर रहा है नंबर 1 शिक्षार्थी के ज्ञान की, नंबर 2 शिक्षार्थी के समझ यानी बोधगम्यता की, नंबर 3 शिक्षार्थी की सृजनता की, या फिर नंबर 4 शिक्षार्थी के याद करने की शक्ति की। तो चित्र में कुल कितने आयत हैं? उपरोक्त प्रश्न जांच कर रहा है शिक्षार्थी के समझ यानी बोधगम्यता की। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीचे दिया गया कौन सा क्रियाकलाप कक्षा 3 के छात्रों की समस्याओं को हल करने की कुशलता में वृद्धि के लिए है? नंबर 1 कोई वर्ग पहेली जिसमें सीखे गए सभी मुख्य पदों जैसे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या आदि के संकेत दिए गए हों। नंबर 2 कोई सामूहिक परियोजना प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को समान रूप से 4 सदनों स्कूलों की सदन प्रणाली में किस प्रकार विभाजित किया जाए ताकि हर सदन में खेल, कला, सांस्कृतिक और शैक्षिक क्रियाकलाप के प्रतिभाशाली छात्र हों। नंबर 3 कक्षा में संख्या और प्रचालन विषय पर अंतरावर्ग पहेली प्रतियोगिता आयोजित करना, या फिर नंबर 4 कोई कार्य पत्रक जिसमें 4 मूल प्रचालनों पर समस्याएं जैसे ज्ञात कीजिए इस टाइप की आदि दी गई हैं। देखिए, बच्चों की समस्याओं को हल करने की कुशलता में वृद्धि का सबसे अच्छा तरीका होता है सामूहिक परियोजना। जब भी बच्चे समूह में रहकर कोई क्रियाकलाप स्वयं से करते हैं तो वो गलती जरूर थोड़ी बहुत करते हैं, लेकिन इससे सीखा हुआ अधिगम उनका काफी प्रभावशाली होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर सही होगा। कोई सामूहिक परियोजना प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को समान रूप से 4 सदनों में किस प्रकार विभाजित किया जाए ताकि हर सदन में खेल, कला, सांस्कृतिक और शैक्षिक क्रियाकलाप के प्रतिभाशाली छात्र हों। हमारा अगला क्वेश्चन है, कक्षा 3 में गुणन की इकाई में अनुमोदित मूल संकल्पना है। नंबर 1 2 अंकीय संख्या को 2 अंकीय संख्या से गुणा करना, नंबर 2 गुणन के गुण, धर्म, क्रम, गुण और समूह गुण, नंबर 3 गुणन पर आधारित शब्द समस्या, नंबर 4 3 अंकीय संख्याओं को 10 से गुणा करना। तो कक्षा 3 में गुणन की इकाई में अनुमोदित मूल संकल्पना क्या होगी? गुणन के गुण, धर्म, क्रम, गुण और समूह गुण। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। इसका मतलब है कि हम गुणन के अगर स्थानों को बदल दें तो उसके जो परिणाम होंगे उस पर कोई फर्क नहीं होगा। 2 गुणा 3 बराबर 6 कर दें और अगर 3 गुणा 2 बराबर कर दें तो भी 6 होगा, परिणाम में कोई अंतर नहीं होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भिन्न की इकाई से शिक्षक ने छात्रों से किन्हीं 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा। यह प्रश्न संकेत करता है नंबर 1 सोचने के उच्च स्तर को, नंबर 2 विश्लेषणात्मक सोच को, नंबर 3 त्रिविमीय आकाशीय सोच को, या फिर नंबर 4 सोचने के निम्न स्तर को। तो भिन्न की इकाई से शिक्षक ने छात्रों से किन्हीं 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा, तो यह प्रश्न संकेत करता है सोचने के निम्न स्तर को। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। निम्न स्तर को क्यों संकेत करता है? क्योंकि 5 भिन्नों की सूची बनाना आसान होता है, इसलिए सोचने के निम्न स्तर को संकेत करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी अभ्यास में प्रश्न था, ये प्रश्न दे रखा है, रेखाखंडों की लंबाई मापिए। बच्चे ने उत्तर दिया AB की लंबाई बराबर 5 सेंटीमीटर, AB की लंबाई बराबर 3 सेंटीमीटर। तो यह किसकी ओर संकेत करता है? नंबर 1 संकल्पनात्मक त्रुटि को, नंबर 2 कार्य विधिक त्रुटि को, नंबर 3 रेखाखंड का नाम AB लिखने की आदत के कारण त्रुटि को, या फिर नंबर 4 पढ़ने की त्रुटि को। तो प्रश्न ये था, रेखाखंडों की लंबाई मापनी थी और बच्चे ने उत्तर AB के फॉर्म में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। रेखाखंड का नाम AB लिखने की आदत के कारण त्रुटि को, क्योंकि ज्यादातर रेखाखंड की लंबाई जब बच्चे शिक्षक पढ़ाते हैं बच्चे को तो वो AB के फॉर्म में पढ़ाते हैं। ठीक है, तो बच्चों की आदत भी AB लिखने की हुई है, PQ और RS लिखने की नहीं। तो ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पर सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिक्षिका ने कक्षा 5 में समाचार पत्र वितरित करके छात्रों से सबसे बाद के मैच में भारतीय टीम के खिलाड़ियों के क्रिकेट के स्कोर को पढ़ने के लिए कहा। इसके पश्चात उसने छात्रों से इन स्कोरों का दंड ग्राफ खींचने के लिए कहा। वह शिक्षिका प्रयास कर रही थी नंबर 1 छात्रों की वास्तविक जीवन और गणितीय संकल्पनाओं के बीच संबंध जानने में सहायता करने की, नंबर 2 परियोजना उपगमन द्वारा छात्रों को शिक्षा देने की,
नंबर 3 कक्षा को आनंदमय एवं अभिव्यक्तशील बनाने की, या फिर नंबर 4 छात्रों की तार्किक क्षमता में वृद्धि करने की। देखिए, बात जब भी ईवीएस की हो या फिर मैथ्स की होगी, जब भी बच्चों का जो शिक्षा है, बच्चों की जो शिक्षा है उसको बाहरी जीवन से जोड़कर पढ़ाया जाएगा या वास्तविक जीवन से जोड़कर पढ़ाया जाएगा, तो ये उनके अधिगम में सहायक होता है, उन्हें समझने में आसानी होती है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा, छात्रों की वास्तविक जीवन और गणितीय संकल्पनाओं के बीच संबंध जानने में सहायता करने की। हमारा अगला क्वेश्चन है, कक्षा 4 के किसी छात्र को निम्नलिखित शब्द समस्या दी गई। मुंबई में 336 बस स्टॉप हैं, दिल्ली में मुंबई से 127 बस स्टॉप अधिक हैं, दिल्ली में कुल कितने बस स्टॉप हैं? छात्र ने उपरोक्त समस्या का उत्तर इस प्रकार लिखा है। ठीक है, दिल्ली में कुल 336 प्लस 127 यानी कि 463 बस स्टॉप हैं। शिक्षक इस छात्र के प्रदर्शन के विषय में क्या रिपोर्ट देगा? तो ऑप्शन 1 है, छात्र सही उत्तर ज्ञात कर सकता है परंतु उसकी अभिव्यक्ति निकृष्ट है। नंबर 2, छात्र समस्या को समझने और उसका विश्लेषण करने में अच्छा है तथा उसकी समस्या हल करने की योग्यता प्रशंसनीय है। नंबर 3, छात्र ने सही क्रियाविधि नहीं अपनाई, उसे अधिक अभ्यास की आवश्यकता है। नंबर 4, छात्र सभी आवश्यक चरणों को लिखने की योग्यता नहीं रखता है। तो मुंबई में 336 बस स्टॉप हैं, इस तरह से प्रदर्शित किया। दिल्ली में मुंबई से 127 बस स्टॉप अधिक हैं, 336 से यानी मुंबई से 127 बस स्टॉप अधिक हैं दिल्ली में, ये भी सही प्रदर्शित किया है। और अब इसका देख लेते हैं ऐड कैसे किया है। 6 6 12 और 1 13 का 3 हासिल 1, 2 और 1 3 3 6, 3 और 1 4 यानी कि सही जोड़ा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। छात्र समस्या को समझने, उसका विश्लेषण करने में अच्छा है तथा उसकी समस्या हल करने की योग्यता प्रशंसनीय है। तो ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी छात्र से नीचे दी गई संख्याओं को पढ़ने के लिए कहा गया, उसने इन्हें इस प्रकार पढ़ा। 3 6 40 8 408 40 10 पढ़ने में त्रुटि का कारण है कि नंबर 1, छात्र को गणित की कक्षा अच्छी नहीं लगती और कक्षा उबाऊ लगती है। नंबर 2, छात्र ने स्थानीय मान की संकल्पना तो समझ ली है परंतु उसका उपयोग नहीं जानता। नंबर 3, छात्र गणित का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त नहीं है। नंबर 4, छात्र स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझता है और उसे केवल 2 अंकीय संख्याओं को पढ़ना आसान लगता है। तो ऑप्शन 4 हमारा सबसे सही होगा। छात्र स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझ सकता है और उसे केवल 2 अंकीय संख्याओं को पढ़ना आसान लगता है। 2 अंकीय संख्याओं को पढ़ना आसान लगता है, इसीलिए वो 306 को 3 6, 408 को 40 8, 4008 को 408 और 4010 को वो 40 10 पढ़ने में त्रुटि करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कक्षा 4 के लिए समय के मूल्यांकन का प्राचल होगा। नंबर 1, केवल सदृश घड़ी पर समय पढ़ना। नंबर 2, अंकीय घड़ी और सदृश घड़ी पर समय पढ़ना। आधा घंटा अधिक, चौथाई घंटा अधिक, चौथाई घंटा कम, एएम पीएम की संकल्पना, मिनट और सेकंड में संबंध। केवल अंकीय घड़ी पर समय पढ़ना, एएम और पीएम की संकल्पना। नंबर 4, केवल अंकीय घड़ी पर समय पढ़ना। तो कक्षा 4 के लिए समय के मूल्यांकन का प्राचल होगा ऑप्शन नंबर 2, अंकीय घड़ी, सदृश घड़ी पर समय पढ़ना, आधा घंटा अधिक, चौथाई घंटा अधिक, चौथाई घंटा कम, एएम पीएम की संकल्पना, मिनट और सेकंड में समय। तो ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। केवल शब्द ये गलत होते हैं। ठीक है, जब हम पर पूछा जाए कौन सा शब्द सही होगा उसमें केवल शब्द नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 में सदृश घड़ी समय पर पढ़ना, अंकीय घड़ी समय पर पढ़ना, एएम पीएम की संकल्पना, अंकीय घड़ी पर समय पढ़ना, ये सब ऑप्शन नंबर 2 में सम्मिलित है। तो ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में उल्लिखित गणित को लंबी आकृति संकेत करती है। नंबर 1, चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल करना। नंबर 2, गणित के खेलों का सृजन। नंबर 3, हस्तसिद्ध अनुभव प्रदान करना। या फिर नंबर 4, एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। एनसीएफ 2005 में उल्लिखित गणित को लंबी आकृति संकेत करती है, एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। मान लीजिए अगर आप किसी बच्चे को 3.14 वाला कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं तो इसे समझाने से पहले अगर आप 22/7 का कॉन्सेप्ट यानी भिन्न का कॉन्सेप्ट समझाएंगे तो वो ज़्यादा आसानी से समझेगा। और बात यहाँ हो रही है आकृति की, तो मान लीजिए वर्ग को समझाने से पहले अगर आप समचतुर्भुज को थोड़ा समझा देंगे तो वो आसानी होगी। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सीमित उत्तर प्रश्न का तदनुरूपी मुक्त उत्तर वाला प्रश्न होगा।
नंबर 1, 5 और 3 का योग ज्ञात कीजिए। नंबर 2, 5 में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि 8 प्राप्त हो। नंबर 3, कोई ऐसी 2 संख्याएं बताएं जिनका योग 8 है। नंबर 4, 5 और 3 का योग क्या है। तो हमें 5 + 3 के मुक्त उत्तर वाले प्रश्न का जवाब देना है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा, कोई ऐसी 2 संख्याएं बताएं जिनका योग 8 है। मुक्त उत्तर वाले प्रश्न क्या होते हैं, जैसे यहाँ पूछा जा रहा है 5 + 3, यानी कोई ऐसी 2 संख्या बताओ जिनका योग 8 है। तो 2 संख्याएं 5 + 3 भी हो सकती हैं, 3 + 5 हो सकती हैं, 4 + 4 हो सकती हैं, 6 + 2 हो सकती हैं, 1 + 7 हो सकती हैं। यानी कि एक क्वेश्चन के जब बहुत सारे जवाब हो तो वो होता है मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, और जब किसी एक क्वेश्चन का एक ही निश्चित जवाब हो वो होता है बंद उत्तर वाला प्रश्न। अब जैसे अगर 3 × 3 पूछा जा रहा है तो 9 ही होगा, 10 तो कर नहीं सकते ना, 11 कर सकते, 3 × 3 9 ही होगा, तो ये होगा बंद उत्तर वाला प्रश्न। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, फरहान ने विद्यालय के पुस्तकालय में जाने पर यह पाया कि कहानी अनुभाग में रखी 100 पुस्तकें नष्ट हो गई हैं, 20 पुस्तकों का किसी को पता नहीं है, 219 पुस्तकों अलमारी में रखी हैं, यानी 219 पुस्तकें अलमारी में रखी हैं, और 132 पुस्तकों को बच्चों को पढ़ने के लिए दिया गया है। पुस्तकालय में कुल कितनी कहानी की पुस्तकें थीं। शिक्षक इस प्रश्न द्वारा निम्नलिखित किस मूल्य को पढ़ा सकता है। नंबर 1, अन्य की सहायता करना। नंबर 2, अन्य के साथ पुस्तकों की साझेदारी करना। नंबर 3, पुस्तकों की अच्छी देखभाल करना। या फिर नंबर 4, सहयोग की संवेदनशीलता। तो शिक्षक इस प्रश्न द्वारा पुस्तकों की अच्छी देखभाल करने वाले मूल्य को पढ़ा सकता है। तो ऑप्शन 3 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 70,560 में 5 और 6 के स्थानीय मान का गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो 5 का स्थानीय मान निकालते हैं, 5 के बाद 2 डिजिट हैं तो 100 से गुणा करेंगे तो हो गया 500। फिर 6 का स्थानीय मान निकालना है तो 6 के बाद 1 डिजिट है तो 1 0 10 से गुणा करेंगे तो हो गया 60। अब इसका हमें गुणनफल ज्ञात करना है, तो 0 से गुणा किया 0, 6 0 0 6 0 0 6 पंचे 30, यानी कि 30,000। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, तो इस संख्या को 43 से भाग करने पर भागफल पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन 2 आएगा सही। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुणनफल इतने में से क्या घटाया जाए कि यह संख्या प्राप्त हो। तो पहले इस संख्या की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3001 की 101 से, तो 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 3001, मल्टीप्लाई 0 से गुणा करेंगे तो आएगा 4 बार 0, फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 0 0 3, ऐड करते हैं इसे तो 1 का 1, 0 का 0, यहाँ पर 1, फिर ये आएगा 3, फिर 0 और फिर 3, यानी कि 3,03,101। तो 3,03,101 में मान लीजिए x घटा दें तो हमें मिल जाएगा 3,03,11। ठीक है, अब इस संख्या को हम इस तरफ ले आएंगे और x को हम इस तरफ ले आएंगे। ठीक है, तो जब इस संख्या को इस तरफ लेकर आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, और ये जब उधर, ये x जब उधर चला जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको माइनस कर लेते हैं, 1 से 1 गया 0, यहाँ पर 0 है तो हासिल लिया, 10 में से 1 गया 9, यहाँ पर 0 है, यहाँ से हासिल लिया, 10 में 3 गया 7, यहाँ बचा 2, यानी कि 2790। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा, 2790। हमारा अगला क्वेश्चन है, 36 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज भाग 18 और 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड बराबर है। 36 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज यानी कि एलसीएम निकालना है, तो 36 और 60, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 तियां 6 0, 2 नेम 18, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 3 तियां 9, 3 पचे 15, 3 एकम 3 और ये 5 यानी कि 5, तो 2 दूनी 4, तियां 12, तियां 36, 36 पंचे, तो 36 पंचे 5 छक्का 30, 3 5 तियां 15, 3 18, 180। तो 36 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज होगा 180। अब 18 और 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड यानी कि हमें HCF निकालना है, तो ऐसी संख्या जिससे 18 और 45 कट जाए तो वो होगी 9, 9 दूनी 18, 9 पचे 45, तो ये 9 18 और 45 9 से कट रहा है, तो हमारा सार्वगुणनखंड होगा 9, और हमें बताना है भाग, तो भाग ये दिया 9, यानी कि ये आ जाएगा डिवाइड में, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और ये 0 यानी कि 20। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा 20। हमारा अगला क्वेश्चन है, 10 दहाई प्लस 11 सैकड़ा प्लस 12 इकाई बराबर है। तो 10 दहाई यानी कि 10 की गुणा करते हैं 10 से तो हुआ 100,
11 सैकड़ा यानी कि 11 की गुणा करते हैं 100 से तो हुआ 1100। 12 इकाई यानी कि 12 की गुणा करते हैं 1 से तो हुआ ये 12। अब इसको हमें ऐड करना है तो ये हुआ 2, ये हुआ 1, 1 और 1 2 और ये 1, यानी कि 1212। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा, 1212। हमारा अगला क्वेश्चन है 42 के गुणनखंडों की संख्या क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन भी हम पिछले क्वेश्चन पेपर में कर चुके हैं। तो 42 के गुणनखंड यानी कि जो 42 है वो किन किन संख्याओं से कट रहा है, जिन जिन संख्याओं से कट रहा है वही हमारे गुणनखंडों की संख्या होगी। तो 42 सबसे पहले तो 1 से ही कटेगा और 42 स्वयं 42 से भी कट जाएगा, तो ये 2 गुणनखंड हो गए। फिर 2 से काट कर देखते हैं, 2 से कट जाएगा तो 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2 यानी कि 21 से भी कट जाएगा। फिर 3 से काट कर देखते हैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौके 12 यानी कि 3 से भी कट रहा है और 14 से भी कट जाएगा। 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटता है, 6 कम 6, 6 सत्ते 42 यानी 6 से भी कटेगा और 7 से भी कटेगा। अब इसके आगे 42 किसी भी संख्या से नहीं कटेगा तो देख लेते हैं संख्या कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 यानी कि 42 के गुणनखंडों की संख्या होगी 8। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 3488 को 12 से भाग करने पर प्राप्त शेषफल और 2478 को 11 से भाग करने पर प्राप्त शेषफल में क्या अंतर होगा। तो 3488 इसको जब हम 12 से भाग करेंगे तो 12 दूनी 24, 3 से 2 गया 1 0, ये 8, 12 नेमा 108। शेषफल हमें बताना है तो शेषफल यहाँ पर बचेगा 8 और 2400, इसको फिर से लिखते हैं, इसका शेषफल आया था 8। अब 2478 को 11 से भाग करना है तो 11 दूनी 22, 4 से 2 गया 2 उतारा 7, 11 दूनी 22, फिर 7 से 2 गया 5 उतारा 8, 11 पचे 55, तो 5 से 5 कैंसिल, 8 से 5 चला जाएगा तो बचेगा 3 और हमें यहाँ पर शेषफल में अंतर बताना है। तो इस संख्या का आया था शेषफल 8, इस संख्या का शेषफल आया 3 तो अंतर हुआ 5। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा 5। हमारा अगला क्वेश्चन है एक रेलगाड़ी स्टेशन पी से 8:18 सुबह पर चलकर स्टेशन क्यू पर उसी दिन 18 की शाम पर पहुंचती है। ठीक है, रेलगाड़ी द्वारा क्यू तक पहुंचने में लगा समय हमें बताना है। तो 8:18 सुबह से चला है, 10:28 की शाम पर पहुंचता है। 8:18 सुबह से लेकर अगर 8:18 शाम तक का समय निकालें तो होगा 12 घंटे। ठीक है, और अब 8:18 शाम से लेकर 10:28 शाम तक का समय अगर हम निकालें तो 10:28 में हम 8:18 घटा दें तो इनके बीच का टाइम हम निकाल लेंगे। तो 8 से 8 गया 0, 2 से 1 गया 1 और 10 से 8 गया 2, यानी कि जो शाम के 8 से 18 से लेकर शाम के 10:28 तक का समय होगा वो 2 घंटे 10 मिनट का होगा। सुबह के 8:18 से शाम के 8:18 तक का समय होगा 12 घंटे। फिर शाम के 8:18 से 10:28 शाम तक का समय होगा 2 घंटे 10 मिनट। तो 2 घंटे 10 मिनट इसी में ऐड कर लेते हैं तो ये हो गया 10 मिनट और 12 में 2 जोड़ दिया तो ये हो गया 14, यानी कि 14 घंटे 10 मिनट। तो जो रेलगाड़ी द्वारा क्यू तक पहुंचने में समय लगेगा वो 14 घंटे 10 मिनट का होगा। तो ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 14 लीटर 280 मिलीलीटर संतरे का जूस और 18 लीटर 830 मिलीलीटर गाजर का जूस दोनों को एक साथ मिलाया जाता है। इस मिश्रण से 15 बोतलों को, जिनमें से प्रत्येक में 1.5 लीटर मिश्रण आता है, भरा गया है। शेष कितना मिश्रण बचा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले टोटल जूस निकाल लेते हैं। 14 लीटर 280 मिलीलीटर, फिर 18 लीटर और 830 मिलीलीटर, इसको जोड़ देते हैं। 0 8 3 11 का 1 हासिल लगा 1, 8 3 11 के 1 हासिल लगा 1, 8 4 12 और 1 13 3 हासिल लगा 1, 3 और 1 2 और 1 3। तो 33 लीटर 110 मिलीलीटर हमारा टोटल जूस है। ठीक है, इसको साइड में लिख लेते हैं। 33 लीटर 110 मिलीलीटर। अब बात करते हैं 15 बोतलों को, जिनमें से प्रत्येक में 1.5 लीटर मिश्रण आता है, यानी कि एक बोतल में 1.5 लीटर मिश्रण आता है। तो 15 बोतलों में कितना
मिश्रण आएगा तो 1.5, 15 की 1.5 से गुणा करते हैं, 5 पंचे 25, 2 हासिल आया, 5 एकम 5 2 7, 1 पंचे 5 1 5, 5 का 5 7 5 12 हासिल 1 1 1 2 और एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो 22.5 यानी कि 22 लीटर 500 मिलीलीटर। अब 110 में से 33 लीटर 110 मिलीलीटर में से 22 लीटर 500 मिलीलीटर घटा देंगे और आप देख रहे हैं 110 में से 500 मिलीलीटर नहीं घटेगा तो 1 लीटर 33 लीटर में से 1 लीटर हम इधर ले आएंगे। जब लीटर को हम इधर ले आएंगे तो उसे मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे। 1 लीटर में होता है 1000 मिलीलीटर, तो 1000 मिलीलीटर में हम 110 मिलीलीटर ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1110 मिलीलीटर। ठीक है, अब इसको इधर साफ साफ लिख लेते हैं। 33 में जब 1 लीटर हमने निकाल लिया तो बचा 32 लीटर और उधर जब ऐड किया तो आया था 1110 मिलीलीटर। नीचे हमारा था 22 लीटर 500 मिलीलीटर, इसको घटाते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 1 0 1, 11 से 5 गया 6, 32 में 22 गया बचा 10, यानी कि 10 लीटर 610 मिलीलीटर हमारा मिश्रण बचा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी पिज्ज़ा का 1/4 भाग रेनू ने खा लिया, शेष पिज्ज़ा को 12 बच्चों में बराबर बांट दिया गया, इनमें से प्रत्येक बच्चे को पिज्ज़ा का कितना भाग मिला। तो माना पूरा पिज्ज़ा x था, x में से 1/4 भाग रेनू ने खा लिया यानी कि x/4, तो इसमें एलसीएम लिया 4, तो ये इसकी इससे मल्टीप्लाई हुई 4x माइनस x बचा कितना 3x/4, यानी कि जो पूरा पिज्ज़ा x था x/4 रेनू ने खा लिया, बचा कितना 3x/4। अब 3x/4 जो ये बचा पिज्ज़ा है, इस पिज्ज़े को 12 बच्चों में बराबर बांटना है तो कितना भाग प्रत्येक बच्चे को मिलेगा। 12 बच्चों में बांटना है तो हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे में। ठीक है, तो 3 एकम 3, 3 चौके 12, x ऊपर रहा, 4 चौके 16, यानी कि जो पिज्ज़ा का 16वां भाग है यानी कि 1/16 भाग है वो 12 बच्चों में बराबर बांटा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 6 घंटों में सेकंडों की संख्या कितने दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर है। तो सबसे पहले 6 घंटों को हम सेकंडों में कन्वर्ट करते हैं, तो 6 घंटों को मिनट में कन्वर्ट किया, 60 से गुणा किया, फिर इसको हम जब सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो फिर से 60 से गुणा करेंगे, तो 6 छंग 36 छंगे 216, 000 है तो यानी कि 21,600 सेकेंड। अब इसमें हमें बताना है कितने दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर है, तो 21,600 सेकेंड। दिनों की संख्या अब हम निकाल रहे हैं तो अपॉन में हम कर देंगे 24 घंटे में निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ करेंगे 24 गुणे 60, 0 से 0 कैंसिल, 6 कम 6, 6 18, 6 छंग 36, 0, 4 छंग 24, 4 नेम 36, 0, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 0, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यानी कि 15 दिन। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। होपफुली आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।